गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन फ्री कोचिंग चैनल पर। और ये जो चैनल आपका बनाया गया है वो सिर्फ इसी बात को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के बनाया गया है ताकि आप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले सकें। आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, आप अपने कंपटीशन एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें और कॉन्सेप्ट को समझ सकें। मेन ये है कॉन्सेप्ट को समझ सकना, रटना पद्धति को अलग हटा करके और आप कॉन्सेप्ट को समझें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश का स्टार्टिंग थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री में डिस्क्राइब कर रहा हूँ यहाँ पर। एक बार क्या हुआ, बेंजामिन फ्रैंकलिन पतंग को उड़ा रहे थे और आसमान में बादल थे। बिजली की जैसे गर्जन हुई तो उनके जो डोरी थी पतंग की, वो हाथ से पकड़े हुए थे, उनके हाथ में झटका लगा। और झटका लगा तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा आवेश है जिसकी वजह से, कोई ऊर्जा है जिसने उनके हाथ को झटका दिया, कोई ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से। तो बाद में उन्होंने थोड़ा सा लगा कि बाद में फील किया कि ये जो है वो घर्षण की वजह से, बादलों की आपस में घर्षण हुई और घर्षण की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वो इधर पतंग और से होती हुई डोरी में या डायरेक्ट डोरी से हाथ में ट्रांसफ़र हुई और जिस वजह से हाथ को झटका महसूस हुआ। उसके बाद में इसके लिए प्रयोग द्वारा सिद्ध करने की प्रयास किया गया। और प्रयोग द्वारा जब सिद्ध करने का प्रयास किया गया तो सबसे पहले एक ये डोरी है, डोरी से कांच की छड़ को, कांच के दंड को, ये क्या है, कांच है, बिल्ली की खाल से रगड़ के उसको लटका दिया और एक दूसरी कांच की छड़ को उसके पास में लेकर आए। ये भी कांच की छड़ है, तो इसने इसको रिपेल करना शुरू कर दिया। ये इधर को जाने लगा, इसमें एक फोर्स लगा जो रिपेल कर रहा था। तो रिपेल कर रहा था, जैसे ही इसको लेके आए तो इसमें एक फोर्स लगा जो एक पहली कांच को दूसरी कांच को एक दूसरे को आपस में रिपेल करता, प्रतिकर्षित कर रहा था। तो फिर उन्होंने एक दूसरा छड़ लिया, उन्होंने कांच की जगह इस बार क्या ले लिया, एबोनाइट का छड़ लिया। जब एबोनाइट का छड़ लिया, एक दूसरा पदार्थ ले लिया जिसका नाम था एबोनाइट। तो एबोनाइट का जब छड़ लिया फिर वो इसके लिए पास में लेके आए, तब यहाँ प्रतिकर्षण की जगह अट्रैक्शन फील होने लगा। कैसा फोर्स लगने लगा, आकर्षण बल लगने लगा। तो उन्होंने गैस किया कि कांच है ये विद्युत का धनात्मक है और दूसरा वाला कांच भी, चूंकि वो भी कांच का ही है, दूसरी रॉड वो भी विद्युत की धनात्मक है। जब धनात्मक वाले को लेके आएंगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे हमारा विद्युत से पहले चुंबक का खोज हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि जैसे एन ध्रुव चुंबक के एन ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और एन एस पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी तरीके से, इसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने कहा कि ये जो है ये धनात्मक है, अगर ये उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य कर रहा है तो ये दक्षिणी की तरह वर्क करेगा, क्योंकि ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक है। तो उन्होंने कहा कांच जो है वो धनात्मक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिन तक नहीं चला। क्यों? इसका ये कैसे कह सकते हैं कि कांच ही धनात्मक है? ये भी हो सकता है एबोनाइट धनात्मक हो, एबोनाइट भी तो धनात्मक हो सकता है और ये ऋणात्मक हो सकता है, ये ऋणात्मक हो सकता है। इस बात की व्याख्या कोई नहीं कर पाया। उसके बाद में जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें कॉन्सेप्ट आया कि जब हम, मॉडर्न फिजिक्स में हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, तब उन्होंने क्या किया, दो ऐसे पदार्थ लिए ए और बी और उनको आपस में घर्षण कराया। क्या कराया? घर्षण कराया। घर्षण कराने पर देखा कि इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके, और इसमें भी आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक ज़्यादा धन विद्युतीय पदार्थ होता है, एक ऋण विद्युतीय पदार्थ होता है। तो इस पे सपोज इस पे क्या था, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा सब सेल में, आउटर मोस्ट सेल में ज़्यादा है, तो वो यहाँ से जैसे ही घर्षण कराया वो किधर ट्रांसफ़र हो गए, इस पर ट्रांसफ़र हो गए। जब इस पर ट्रांसफ़र हो गए तब ये कैसा हो गया, ए धनात्मक हो गया और बी कैसा हो गया, ऋणात्मक हो गया। जब ए और बी ऋणात्मक हो गया
तब इसको हम पास में लेकर आए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। या अब इसके पास में किसी भी विद्युत ऋणात्मक तत्व को लेकर आएंगे तो वो अट्रैक्ट करने लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के वजह से हमें पता चल गया कि कौन सा धनात्मक और कौन सा ऋणात्मक है। तो इस प्रकार से हमें पता चला कि कौन सा आवेश किस पर है। तो इस जो धन और ऋण जो वैल्यू है उसके लिए आवेश का, अगर इस पे इकाई धन वैल्यू है तो उसको इकाई धनावेश, अगर एक धन वैल्यू है धन तो इसको इकाई धनात्मक आवेश, और इस पे अगर एक ऋण वैल्यू उपस्थित हुई तो इसको इकाई ऋणावेश कहा गया। अब ये किससे लिया गया आवेश? तो आवेश जो लिया गया वो हमारा लिया गया Q = Ne से। Q = Ne से। E क्या है? जहाँ E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और इलेक्ट्रॉन पे हमारा ऋणावेश होता था 1.6, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q आवेश की जब परिभाषा निकाली, Q = यदि किसी भी तत्व पर इकाई धनावेश है या किसी तत्व पर पहले आवेश का हम देखते हैं। तो आवेश क्या हो गया? किसी भी तत्व पर आवेश इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक आवेश के पूर्ण गुणज होता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक आवेश का पूर्ण गुणज अगर ये जो वैल्यू है n × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का। अब कहा ये तो ऋणात्मक है तो धनात्मक के लिए क्या लेंगे? तो ये इलेक्ट्रॉन का जब लेते हैं तो हम लेते हैं E = -1.6 × 10⁻⁻19, और जब धनात्मक के लिए लेते हैं, प्रोटॉन के लिए लेते हैं, तो ये हो जाता है 1.6, ये प्लस का हो जाता है E = +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू सेम रहती है, केवल साइन इसका अपोजिट हो जाता है। तो Q = N × E। अब सपोज कर लीजिए किसी भी तत्व पर इकाई धनावेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। कई बार आया है किसी भी तत्व पर इकाई आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या का ज्ञात कीजिए। तब हम क्या करेंगे? Q = दिया है इकाई आवेश, E हमें पता है, N निकालना है। तो N = हो जाएगा, N की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये Q के अपॉन में आ जाएगा। और Q दे रखा है हमारा 1 और इसकी अपॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 × 10⁻18। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इकाई आवेश में? इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। इकाई आवेश में इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्लियर? अब आया हमारा आवेश पता चल गया, तब आया हमारा विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, कोई आवेश ये रखा है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि आवेश धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धनात्मक आवेश एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जबकि विपरीत आवेश वाले एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो किसी भी मतलब वायु या निर्वात में रखे हुए या कहीं पर किसी भी स्थान पर रखे हुए आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर उसके द्वारा लगाए गए आकर्षण या जहां पर किसी दूसरे आवेश को प्रवेश कराया जाए तो पहले आवेश की वजह से आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करे।
यानी कि यहाँ पर Q1 आवेश रखा हुआ है, इसके चारों ओर का मान लीजिए इसका क्षेत्र ये है, यहाँ तक वो किसी भी अपोजिट आवेश वाले को, अगर ये प्लस का है और ये माइनस का है, जैसे ही ये यहाँ पर आएगा और इस पे आकर्षण बल लगने लगेगा। कैसा बल लगने लगेगा? आकर्षण बल लगने लगेगा। तो ये जो है ये क्षेत्र उसका आवेश, उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और अगर ये यहाँ पर ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तब यहाँ पर आए तब इस पे कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। जब तक इस क्षेत्र के बाहर है तब तक ये जो आवेश है इस पर कोई भी एहसास नहीं हो रहा है इसको कि कौन सा बल इस पर लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही ये इस क्षेत्र में आता है इस पर एक बल कार्य करने लगता है जिसको हम विद्युत बल या विद्युत, और इस क्षेत्र को हम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विपरीत आवेशों के बीच में लगने वाला वह बल या विपरीत, जब कोई विपरीत आवेश एक स्थान पर रखा हुआ है उसके क्षेत्र में जब दूसरे विपरीत आवेश लाया जाता है तो एक बल का अनुभव करता है, आकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र हमारा कहलाता है विद्युत क्षेत्र। यानी कि ये प्लस Q आवेश है और माइनस Q आवेश को जैसे ही हम इस क्षेत्र में लेके आएंगे तो ये आकर्षण का बल का कार्य, आकर्षण का बल फील करेगा। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ पर से आते ही इसने आकर्षण बल फील किया वो हमारा कहलाएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अब आ गया हमारा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम 1 मिनट में अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। कूलाम का नियम, वायु या निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर उपस्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला, वायु या निर्वात में उपस्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी सपोज कर लीजिए R है, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F व्युत्क्रमानुपाती 1/R। नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये। नंबर 1 और 2 से जब हम इसको देखें, इसको कंबाइन कर दें तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R²। और अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो हो जाएगा एक कांस्टेंट आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। प्रयोगों द्वारा K का मान जो था, प्रयोगों द्वारा, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, देख लीजिए इसको रेज कर रहा हूँ मैं। तो प्रयोगों द्वारा हमारा K का मान कितना आया, वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में जब इसको पता किया कि उनके बीच में लगने वाला बल कितना है तो किसके बराबर आया? प्रयोगों द्वारा K का मान आ गया हमारा, प्रयोगों द्वारा K = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ 4 पाई के बारे में आपको पता ही है और एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है। तो अब बल हमारा क्या हो जाएगा? दोनों आवेशों के बीच, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल K की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे और Q1 Q2 अपॉन R²। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसको हम, इसका मात्रक न्यूटन, मात्रक न्यूटन। तो आज के लिए, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब कल के लिए हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, ताकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होंगे, जितनी जल्दी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी मैं नए नए वीडियो बना के डालूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।